नमस्कार। 5 राज्यों में तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है और जबरदस्त सरकार बनाती हुई दिख रही है। तेलंगाना में क्लीन स्वीप, बम्पर जीत दिखाई दे रही है एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की। तो क्या कुछ रहा इस एग्जिट पोल को? अशोक सर कैसे देखते हैं? इस पर आज बात करने के लिए अशोक सर है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अशोक सर का विश्लेषण जब तक नहीं आता एग्जिट पोल पर, बिल्कुल सारे विश्लेषण अधूरे हैं। अशोक सर, आपका स्वागत है। सर, आप इस एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रज्ञा जी, एग्जिट पोल का जो रेंज है वो इतना बड़ा रखा है लोगों ने कि ये हास्यास्पद लगता है कि इतने बड़े रेंज पे आप कैसा ये करते हो। मतलब कुछ कुछ राज्यों में, खासकर जो छोटे राज्य है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहाँ 100-118 का हाउस है, वहां पे यदि आप 80 से या किसी को 40 से 80 सीटें दोगे, 40 सीटों का गैप दोगे, तो देखा जाए तो दोनों सरकारें बनते नजर आ रही है। मुझे बीजेपी की भी सरकार बनती नजर आ रही है, कांग्रेस की भी सरकार बनती नजर आ रही है। तो जैसा इस पे है, देखिए मध्य प्रदेश में ये जो दे रहे हैं, आज की बात का कोई सर्वे है, 100 से 123 बीजेपी को और 102 से 125 कांग्रेस को। फिर टीवी 9 दे रहा है 106 से 116 बीजेपी को, 111 से 121 कांग्रेस को। आपको 116 पे सरकार बनती है। मतलब कल बीजेपी की सरकार बनेगी तो टीवी 9 वाले कहेंगे हमने तो पहले बोला था कि 116 तक आ सकती है, और कांग्रेस की सरकार बोलेगी तो बोलेंगे हमने पहले बोला था कि 111 से 121 के बीच में। सवाल है कि कहीं एक जो डिसिसिवनेस था, मुझे लगता है कि कई अब लोगों ने एक जगह, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि एग्जिट पोल ओहदे गिर गए और चुनाव के नतीजों के बाद जब एग्जिट पोल वालों की बारी आती थी बताने के लिए, तो वो बता नहीं पा रहे थे। बहुत ही दयनीय स्थिति होती थी। उसमें सी वोटर के देशमुख या सीएसडीएस के लोग भी हो, फिर वो जबरदस्ती 3% स्विंग, 2% स्विंग, ऐसा वो कैलकुलेशन करते थे। मुझे लगता है कि एक तो एग्जिट पोल या सर्वे पे मैं ज्यादा इसलिए भी थोड़ा विश्वसनीयता नहीं मानता, क्योंकि हमारा वोटर वोकल नहीं। वो देखता है कि यदि बाहर निकालने के बाद जिस पार्टी का लोग सामने खड़े हैं चार, और पूछ ले किसको वोट दिया, तो देखते बीजेपी को दिया बोले मैंने, सामने बीजेपी के लोग हैं, या फिर हमने बीआरएस को दिया, बीआरएस के लोग हैं। वो इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं है। अमेरिका नहीं है कि जहां लोग डंकी की चोट पे कहे कि यस आई हैव वोटेड, तो वहां पे एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल सरकार का रेटिंग तय करते हैं, और वैसी होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अभी 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल दिए हैं आज तक, उसमें से किसी एक राज्य का क्लिक हो जाएगा तो वो पूरा टाइम वही बताते रहेंगे कि जैसा कि हमने कहा था सबसे विश्वसनीय, और देखिए तेलंगाना में सबसे विश्वसनीय। अरे भाई, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बारे में सबके मुंह पे गिर गए। जो ओवरऑल जो दिखाई देता है वो क्या है? तेलंगाना में मैं मानता हूं कि बीआरएस का एंटी इनकम्बेंसी है 15 साल की। तेलंगाना में अशोक सर ऐतिहासिक जीत दिखाई जा रही है मैं एग्जिट पोल में, वही मुझे ताज्जुब लगता है। मैं तो ये अभी एक हवा चैनल से बात सुनामी कर रहा कैसे था, बदल गई? तो सी वोटर के एक अमेरिका में एक कंसल्टेंट है सी वोटर के, वो बता रहे थे, उन्होंने एक रीजन ये बताया कि कांग्रेस ने तेलंगाना को जन्म दिया, इसलिए कांग्रेस के प्रति लोगों की सिंपैथी है। मैंने बोला भाई साहब, ये चौथा चुनाव है जन्म के बाद, पहले 3 चुनाव में सिंपैथी क्यों नहीं मिली कांग्रेस को? तो बोले कांग्रेस सिंपैथी नहीं ले पाया। तो बोले कांग्रेस को पहली बार पता पड़ा था कि उन्होंने तेलंगाना को जन्म दिया। तेलंगाना का संघर्ष बीआरएस का है, टीआरएस का है, केसीआर उसके हीरो थे। केसीआर लगातार सत्ता में आए क्योंकि कांग्रेस वहां कमजोर थी। वहां टीडीपी ने खेल अपना एक वोट बैंक जरूर दबाया, जो खासकर आंध्र प्रदेश के बॉर्डर का एरिया है, वहां टीडीपी का एक वोट बैंक है अपने कास्ट का, लेकिन वो टीडीपी पूरा दम नहीं मार पाई यहाँ पे। तो इस बार टीडीपी का वोट बैंक पूरा करीब करीब कांग्रेस को चला गया, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वोटर वह टीडीपी है चुनाव में नहीं थी, तो उन्होंने वो वोट कांग्रेस को दे दिया क्योंकि वो बीआरएस को नहीं चाहते थे। तो कांग्रेस की टैली हो गई, एंटी इनकम्बेंसी, ये सब कुछ। लेकिन फिर जो लोग ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है क्योंकि लाभार्थी फैक्टर है, तो फिर वो लाभार्थी फैक्टर सबसे बड़ा यदि इन 5 राज्यों में है तो तेलंगाना में है। फ्री बिजली और फ्री पानी किसानों को इस देश में किसी राज्य में नहीं है, और लगातार पिछले 10 साल से वो दे रहा है। लाभार्थियों का मॉडल उससे सबसे बड़ा है।
लेकिन एक बात ये भी है कि जब लाभार्थियों को लगातार चीजें सालों मिलती है, वो उसकी आदत बन जाती है और उसकी डिमांड और बढ़ती है। अब वो फ्री बिजली और पानी तक सीमित नहीं रहती, और उसको खाद भी फ्री का चाहिए और बीज भी फ्री का चाहिए। जैसे 5 किलो अनाज 5 साल तक जो लोग लेंगे उनको आदी हो जाएगी, फिर वो अपना अधिकार समझने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई इसके साथ हमको तेल भी चाहिए, मसाले भी, कौन देगा? ये तो हमारा है ही, ये तो हमारा अधिकार है, बाकी कौन देगा? उसको वोट जाता है। तो फिर बेनिफिशियरी, यदि लाडली बहना का इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में है, तो फिर राजस्थान में जो लोगों के लिए लाभार्थी योजनाएं चालू की, उसका उसको मिलना चाहिए। फिर लाभार्थी योजनाएं तो छत्तीसगढ़ में भी थी, गोबर से लेकर सब खरीद रहा था, तो फिर कहीं सरकार बदलनी नहीं चाहिए। सरकार सिर्फ लाभार्थियों के बेल्ट पे नहीं। हमने देखा, क्या कर्नाटक में लाभार्थी नहीं थे? क्या कर्नाटक में 5 किलो अनाज नहीं बंटता था? लेकिन जब लोगों ने मन बना लिया, तो बाय एंड लार्ज जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि मैं आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इनको मैं अलग मानता हूं। तेलंगाना में हाँ, दक्षिण का राज्य है, कांग्रेस का एक वोट बैंक है। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस का डीएनए है। बीजेपी दक्षिण में सुपड़ा साफ है। कर्नाटक में एंट्री हो गई थी, लेकिन वहां नहीं। बाकी दक्षिण के राज्य में बीजेपी को कोई पैर रखने को जगह नहीं दे रहा। तो बीजेपी की सारी दामोदमार नॉर्थ इंडिया पे। कांग्रेस जब भी नॉर्थ ने धोखा दिया, दक्षिण के भरोसे सत्ता में रही, ये भी उतना ही सत्य है। लेकिन क्या कांग्रेस तेलंगाना में, एक तो वहां पे उन्होंने एक लीडरशिप डेवलप की। राहुल गांधी की पदयात्रा में एक अभूतपूर्व समर्थन भले ही 2 दिन के लिए हुआ, लेकिन मिला। उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी थी, और वहां बीआरएस के सामने तीसरी पार्टी है नहीं। वहां टीडीपी मर्ज होगी, मतलब टीडीपी का सारा समर्थन कांग्रेस को मिल गया। बीजेपी वहां है नहीं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, तेलंगाना में मुसलमान की पॉपुलेशन एक सीजेबल है, लेकिन वो जो निजाम का मुस्लिम है, वो हिंदू मुसलमान नहीं करता। तो निजाम का जो मुसलमान है, वो आपको हैदराबाद से शुरू होकर आपको महाराष्ट्र के नांदेड़, मराठवाड़ा के नांदेड़ तक आता है, क्योंकि पहले ये निजाम का हिस्सा था जी। तो वो जो मुस्लिम लीडरशिप है, वो आपको बिहार में एक्सेप्ट नहीं होती, यूपी में एक्सेप्ट नहीं होती। वो अनक्राउंड किंग है निजाम के मुसलमानों के ओएसी। लेकिन उनके डिपॉजिट जब्त हो जाते हैं उनके लोगों के, जब उत्तर भारत में आते हैं और बिहार में आते हैं। वो वही चुनाव जीतते हैं जहाँ एक तगड़ा उम्मीदवार उनको मिलता है, उनको सिंबल चाहिए होता है, वो एएमआईएम का सिंबल लेता है और चुनाव जीतता है, और वो कहता है कि हमारा उम्मीदवार है। लेकिन नॉर्थ के मुसलमान साउथ के मुसलमान लीडरशिप नहीं लेंगे, वहां हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। तो इसलिए बीजेपी जब दम मारती है, हाँ, जो बीजेपी जब तेलंगाना में दम मारती है, तो एक दो पॉकेट है, एक आध जिला है, एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां हिंदू मुसलमान होता है, और वहां पर बीजेपी का कोई भी एक उम्मीदवार वो जीत के आता है। लेकिन बीजेपी का टैली कभी ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं। बीजेपी जो बोल रही थी कि हम दलित को वहां मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो बीजेपी आने वाले 25 साल तक वहां नहीं जा सकती। ये भी उतना सच है। जब तक वो डेवलपमेंटल प्लान लेके नहीं जाएंगे, हिंदू मुसलमान करने जाएंगे, तो उन्हें तेलंगाना में पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। ये उतना ही सच है। इसलिए मुझे लगता है तेलंगाना में मेरे हिसाब से बीआरएस सरकार बना लेगी। कांग्रेस बहुत नजदीक होगी, ज्यादातर फर्क नहीं होगा। 118 का हाउस है, 60 पे सरकार बनती है। तो आपको लग रहा है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं बिल्कुल हो सकता है कांग्रेस को वहां या बीएसआर को वहां 55 मिले। जब उनको 55 मिलेगी तो 7 जो ट्रेडिशनल सीटें हैं एएमआई की, वो उनके साथ आ सकती है। बीजेपी के नेताओं ने वैसे अलायंस कर दिया, यदि बीआरएस को जरूरत पड़े तो हम हमारी सीटें देंगे। लेकिन यदि कांग्रेस वहां सत्ता में आती है, तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा रिवाइवल माना जाएगा। और बीआरएस का ये जो दम्भ है, जो हम कहते हैं कि मोदी जी को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का जो अहम आया है, और वो अपने हिसाब से सरकार चला रहे हैं, तो ये मोदी की एक फोटो कॉपी है। तेलंगाना में जो बीआरएस सरकार, जो केसीआर सरकार चला रहे थे, सही कह रहे थे, फार्म हाउस सरकार चलती है, उनके मंत्री उनसे बात करने में डरते हैं, उनके बेटे उनसे बात करने में डरते हैं। वो 1-2 आईएएस अधिकारी जो पुराने रिटायर्ड हो गए, उन्हीं के भरोसे। ये मैं बात किसी के कहे पे नहीं, प्रज्ञा जी, मैंने उस आदमी के साथ 36 घंटे उसी फार्म हाउस पे 36 घंटे में उनके साथ लगातार वार्तालाप चला। जब वो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पार्टी लॉन्च करना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ पत्रकारों को बुलाया, उसमें मैं भी था। और उसमें बाकायदा, और मेरा पहले दिन से उनको ये था, मैं निकलने तक वो मैं कन्विंस नहीं हो पाया कि वो राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करेंगे और एक राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में होंगे।
मैंने बोला आप तेलंगाना के बाहर जाएंगे, आप आम आदमी पार्टी नहीं हो सकते, ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आप फंस जाओगे, आपका संजय विचार मंच हो जाएगा, लोग पैसा खर्चा करेंगे और आपको मिलेगा कुछ, और कहीं ऐसा ना हो कि तेलंगाना आपसे हाथ से चला जाए। और वही संवादहीनता लोगों के बीच में, लोगों को ग्रांटेड देना, इससे उनका स्टेक घटा है। लेकिन जितना लाभ उन्होंने वहां के किसानों को दिया, यदि किसान भी उनके साथ खड़ा हो गया तो मुझे लगता है कि मार्जिन घट जाएगा। हो सकता है जी कि उनको सरकार बनाने के लिए एमआई का साथ लेना पड़े, लेकिन एकदम इतना गैप नहीं होगा कि कांग्रेस क्लियर कट स्वीप हो जाएगी। और यदि ऐसा जो दिख होता रहा है, है एग्जिट पोल्स में यदि आपके हिसाब ऐसा से वैसा होता है कुछ तो भी ये नहीं बात होने वाला है। जी मानिए हाँ। फिर कि पूरे दक्षिण में कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है, और फिर 2024 के लिए ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। राज्य छोटा है, लेकिन ये सैंपल सर्वे जो है तेलंगाना का, ये फिर बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाए। अगर यदि ये हम सेम छत्तीसगढ़ एग्जैक्ट पोल निकलता है तो, अगर ये पोल एग्जिट आज पोल निकलता एग्जैक्ट है पोल तो निकलता है हाँ, तो। अब यदि हम आते हैं, हाँ, और इसके बाद एक बात और है मध्य कि प्रदेश जी। यदि छत्तीसगढ़, यदि तेलंगाना में कांग्रेस स्वीप करके सत्ता में आती है तो जी फिर जी जी। बीआरएस बीजेपी के साथ टाइप करेंगे। बीआरएस और बीजेपी मिलकर लोकसभा लड़ेगी तो फिर कांग्रेस को कितना डिफिकल्ट जाएगा, ये तो समय बताएगा। तो सर बीआरएस क्या, जब टीआरएस थी तो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी ना, लेकिन वो काम नहीं आ पाया, तो आपको लग रहा है कि दोबारा ये प्रयास करेंगे? हालांकि मोदी जी ने तो मन से बार बार कहा है कि केसीआर ने मुझसे जो है हाथ मिलाने वो के कई प्रयास मोदी किए, जी मैंने मना भाषण, कर दिया। मोदी जी क्या बोलते और क्या करते इसका आकलन न करे प्रज्ञा जी तो ज्यादा अच्छा है। ये टाइम वेस्ट है। जिन मोदी जी ने शरद पवार को सबसे भ्रष्ट कहा, अजित पवार को 70,000 घोटाले करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड कहा, उसको 3 दिन बाद उप मुख्यमंत्री बनाया। 1 महीना तक आसाम का हाउस चलने नहीं दिया, हेमंत के भ्रष्टाचार पे उसको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये इनके तो कोई माए बाप है ही नहीं है। कल क्या बोलेंगे, आज क्या बोलेंगे, कल क्या करेंगे, ये कुछ भी नहीं बता सकते। ये सिर्फ सत्ता के लोभी है। जहां कैलकुलेशन ठीक जमता है, जहां अर्थमेटिक ठीक जमता है, वो फिर भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी कोई भी हो उसको सदाचारी बना के अपने साथ रखते हैं। ये भाजपा का अब नेचर हो चुका है। वो पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरा वाला जो कंसेप्ट है बीजेपी का, वो कब का समाप्त हो चुका है। वो अशोक सर, मैं 2014 से ही पांचों उन्होंने राज्यों में कर दिया। आपका एग्जिट पोल पर क्या राय है वो जानना चाहूंगी, मैं आपका भाई, ये संपूर्ण तेलंगाना हो विश्लेषण। गया। आप मध्य छत्तीसगढ़ प्रदेश पे आ सर। जाइए। चल छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पे ठीक आ है। जाइए। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार बनाएगा, इसमें कोई डाउट जी। नहीं है। लेकिन बघेल और बीजेपी के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुझे 5 से 6 सीट से ज्यादा का डिफरेंस दिखाई नहीं देता। बीजेपी वहां गेन करेगी। वो गेन इसलिए नहीं करेगी कि बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, वह बीजेपी का संगठन मुक्त बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन उस राज्य में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, शायद देश के किसी राज्य में भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों ने वो भ्रष्टाचार होते हुए देखा है, लोगों ने लूटते हुए देखा है सरकार को। तो वो जो गुस्सा है सरकार का, वो निकालने के लिए वो बीजेपी का साथ जरूर देंगे, क्योंकि बीजेपी भी भ्रष्ट थी। ऐसा नहीं, बीजेपी जब सत्ता में थी तो वो भ्रष्टतम राज्य था। वो छत्तीसगढ़ के लोगों का दुर्भाग्य है, क्योंकि वहां कोयले का पैसा बहुत है, और जहाँ पैसा है वहां भ्रष्टाचार होता है। तो वो जो एंटी भ्रष्टाचार का जो एक लोगों के बीच में गुस्सा है, वो बीजेपी को वहां एक एज देके जाएगा। बीजेपी की अपनी टैली सुधारेगी, लेकिन बीजेपी वहां सत्ता में आएगी मुझे नहीं लगता है। मध्य प्रदेश में आते हैं। जी। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कर्नाटक जैसा लोगों ने मन बना लिया है। जो मध्य प्रदेश में घूमा, जो मध्य प्रदेश को मैं समझता हूँ, वहां पे भयानक एंटी इनकम्बेंसी है मामा की। बीजेपी में इतना विद्रोह पहले कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश तो की अगर सर राज्य की, मामा की एंटी इनकम्बेंसी है तो उनको तो किनारे रखा गया ना, मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ वही है। वही 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 मैं बता रहा हूँ। मामा की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए, जैसा गुजरात में आपने पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था, वैसा कुछ एक्सपेरिमेंट करते तो काम भी आता। आपने मामा की एंटी इनकम्बेंसी किसके ऊपर, मामा को साइड करके आप कौन नया चेहरा लेके आ रहे हो, वो किसी को पता नहीं था। 7 सांसद उतारे, 3 मंत्री उतारे, कैबिनेट मंत्री, एक जनरल सेक्रेटरी उतारा, ये सारे के सारे चीफ मिनिस्टर के दावेदार, आधा डजन मंत्री जो अपने भाषणों में कहते थे कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, तो भाई देखना हमारी भी लॉटरी लग सकती है, मतदान करना, इस बार जीत गया तो हो सकता है मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। ऐसे आधा डजन लोग वहां थे। भ्रष्टाचार जबरदस्त था। पिछली सरकार कांग्रेस की जिस हिसाब से तोड़ मोड़ के इन्होंने बनाई थी, वो लोगों के बीच में गुस्सा था। ऐसे कई फैक्टर्स थे। फिर लाभार्थियों का, लोग कहते कि लाभार्थी लाभार्थी, बिल्कुल लाभार्थी थे, लेकिन जो लाडली बहना के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसमें केवाईसी चाहिए। अब ग्रामीण क्षेत्र में केवाईसी नहीं महिलाओं के साथ, एक घर में एक ही महिलाओं को मिलेगा, उसमें सास और बहू के साथ झगड़े हो गए। ऐसे कई बाकी फैक्टर थे। और मेजर फैक्टर जो है वो है पुरानी पेंशन।
पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस ने कहा हम लागू कराएंगे क्योंकि हमने राजस्थान में लागू की। हम ये 1,000 रुपए देते हैं, हम लाडली बहना में 2,000 रुपए देंगे, 1,500 रुपए। अब कांग्रेस को ये नहीं कह सकती कि हवाबाजी करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो बोला वो पांची की पांची गारंटियां जो बोली थी वो कर्नाटक में उन्होंने इंप्लीमेंट की। यदि पुरानी स्कीम, पुरानी पेंशन योजना है तो वो राजस्थान में लागू की। तो वो कहते थे कि हमने राजस्थान में लागू की, हम तुम्हारे यहाँ भी लागू करते हैं। और बीजेपी का अपना अंदरूनी विद्रोह, और उसको एक जगह पे ये तक हुआ कि अमित शाह ने कहा कि भाई जहां हमारा बीजेपी का कैंडिडेट कमजोर है वहां समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता को दाना पानी दो। क्यों दाना पानी दो? ताकि कांग्रेस के वोट कटे। जब आप इस लेवल पे आते हो तो आप समझ लेना चाहिए कि वहां कितना लोगों के बीच में विद्रोह है। तो मुझे बीजेपी वहां पे टक्कर में है, लेकिन सरकार मुझे बनाती हुई कांग्रेस दिखती है। पिछले टाइम जैसा ही टैली हुआ, 7-8 सीट का फर्क हुआ तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें मेहनत की मामा ने। जब मामा का नाम लेना बंद कर दिया तो शिवराज सिंह ने जनता को ही पूछना शुरू कर दिया, आपको मामा फिर से चाहिए नहीं चाहिए? और उसने अपनी हैट डाल दी कि हाँ मैं हूं। दूसरी बात एक है कि एक थ्योरी ये भी चल रही है कि मामा को जब पता है कि किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो उन्होंने कई लोगों का स्कोर सेटल कर दिया। जो अंदरूनी भीतरघात है उसमें कई स्कोर लोग सेटल कर दिया मतलब मतलब जिन जिन लोगों को निपटाना था निपटा दिया। तो चुनाव में लोग जब लोग निपटते हैं तो चुनाव हारते हैं, तो इसका फायदा बाय डिफॉल्ट कांग्रेस को मिल सकता है। एक एडवांटेज वो भी है। कुल मिलाकर यदि बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस वहां जीत सकती थी, कांग्रेस का मार्जिन कम हुआ, जीत का सीटें कम होगी, उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। क्योंकि आखिरी फेज में दबा के कांग्रेसियों ने टिकट बेचे। जब उनको ये लगा कि अब हम चुनाव जीत ही रहे हैं और सारा जनमानस हमारे साथ में है, तो फिर उन्होंने गधे घोड़ों को भी खड़ा करना शुरू कर दिया और भयानक पैसा चला। ऐसे कम से कम 17 से 18 सीटें कांग्रेस ने वहां बिगाड़ी है। ये तो बिल्कुल सामने दिख रहा था। ये हुआ मध्य प्रदेश। अब आप आइए राजस्थान पे। राजस्थान राजस्थान में दोनों तरफ झगड़े। राजस्थान में दोनों तरफ दबा के इंडिपेंडेंट खड़े हैं। कुछ इंडिपेंडेंट ऐसे हैं जो महारानी साहब के बहुत लॉयल है और वो जीतना तय है। कुछ बहुत अच्छे इंडिपेंडेंट है जो लॉयल है अशोक गहलोत के, वो जीतना तय है। कुछ खबरें ऐसी भी है कि कुछ इंडिपेंडेंट महारानी और अशोक गहलोत दोनों के आशीर्वाद से खड़ा है। तो वहां मुझे कभी संपत सरल की वो बात याद आती है। जब मैं उनसे मिला, बहुत अच्छे एक, मैं जब जाता हूं तो आशीर्वाद लेता हूं उनका, वहां जाके उनके घर, तो मेरे अच्छे संबंध है उनसे। तो उन्होंने कहा था देखो अशोक जी, हमारे यहाँ तो इस बार 20 से 22 इंडिपेंडेंट होंगे, त्रिशंकु होगी, और ये इंडिपेंडेंट तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। मतलब कौन होगा? बोले या तो महारानी साहब होगी या अशोक गहलोत होगा। इस बार दिल्ली वाले नहीं कहला पाएंगे कि हम इसको मुख्यमंत्री बनाते, तो इंडिपेंडेंट बोलेंगे बोले फिर मैं अशोक गहलोत के साथ चले जाऊंगा। यदि महारानी साहब को नहीं बताएंगे तो हम अशोक के साथ चले जाएंगे, और यदि अशोक को नहीं बुलाएंगे तो महारानी साहब के साथ चले जाएंगे। और ये फार्मूला नया नहीं है राजस्थान में। भैरव सिंह शेखावत के समय भी ऐसे ही होता था। कभी पार्टी सत्ता में नहीं आती थी अपने बलबूते पे, और जो कुछ जनता दल के लोग होते थे जो बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर को लग के, वो 6-7 लोग तय करते थे। वो कहते थे कि भाई हम समर्थन देंगे यदि दाऊ को मुख्यमंत्री बनाओ, और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनते थे। पिछले चुनाव में भी अशोक गहलोत के पास मेजोरिटी नहीं थी, इंडिपेंडेंट ने कहा कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना है, और बने। वो इंडिपेंडेंट वही थे जो अशोक गहलोत के आशीर्वाद से होते हैं। ये राजस्थान के राजनीति की पुरानी परंपरा है। इसलिए मुझे वहां त्रिशंकु दिखाई दिए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि महाराज माइनस महारानी, यदि वहां इतना क्लीन स्वीप जो चैनल दिखा रहे कुछ कुछ, यदि वो होता है तो इसका मतलब महारानी का वजूद ही नहीं, जो मुझे नहीं के बराबर लगता है। क्योंकि महारानी मंदिर के दर्शन पे भी जाती थी तो लाखों की भीड़ आती थी, और महारानी पैसा नहीं खर्चा करती। राजा महाराजाओं क्या इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। ये लोग खर्चा करने में बिल्कुल कंजूस है। तो बिना खर्चे की यदि भीड़ आती है तो ये आपकी लोकप्रियता है। तो कहीं ना अशोक कहीं सर, ये सारी बातें ऐसा दिखा देती है कि एग्जिट पोल मैं 5 राज्यों में किसी एक राज्य में सही सड़क बैठ जाएगा, और फिर वो कहेगी कि हम हमारा ठीक रहा। ओवरऑल एग्जिट पोल में आपसे जानना चाहती हूँ, 5 राज्यों का ओवरऑल। मेरे हिसाब से तेलंगाना में बीएसआर सरकार बनाएगी, लेकिन बीएसआर और कांग्रेस के बीच में 4 या 5 सीटों का डिफरेंस होगा। कांग्रेस जबरदस्त गेन करेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी भी अच्छी टैली कर लेगी। बीजेपी जो पिछली बार बड़ा साफ हो गया था, नहीं के बराबर थे, कहां 60 और कहां 12,
वहां पे इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 10 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना लेगी, अपने बलबूते पे बना लेगी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में 10 से 15 से ज्यादा फर्क नहीं होगा। राजस्थान में दोनों 90 के आसपास टहलते नजर आएंगे, 1-2 सीटें कांग्रेस को या 1-2 सीटें बीजेपी को। ये जो 18 से 20 जो इंडिपेंडेंट है, ये तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। किसकी बनेगी? ये जी। मेरा आकलन है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर। धन्यवाद।